राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। मानसून के साथ ही इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से अतिवर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में भी जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। हजारों मकान डूब गए, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, फसलें चौपट हो गईं और हजारों लोग बेघर से हो गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ी आपदा बनकर सामने आई है। प्रश्न यह है कि बाढ़ आखिर क्यों आती है और इसका सामना करने के लिए मानव को क्या करना चाहिए। पैरा। अतिवृष्टि तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है ही, मगर इसके साथ ही मानव की गलतियां भी इसके लिए जवाबदेह है। लगातार कचरा बहाने के कारण नदियां उथली हुई हो गई हैं। उनमें अत्यधिक गाद जम गई है। नदियों का कटाव रोकने में इनके गर्भ में मौजूद रेत की अहम भूमिका होती है, मगर अवैध और बेकाबू खनन ने नदियों के किनारों को भी खोखला कर दिया है। उनके बहाव क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ हुई है। जब मनुष्य ने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया तो वे भी आबादी का रुख करेंगी ही। साथ ही नदियों के किनारों पर पनपे जंगलों को भी अंधाधुंध लगातार काटा जा रहा है, जिससे नदियों में कटाव बढ़ रहा है। वहीं बांधों ने भी नदियों को बांधने की कोशिश की है। देश के कई इलाकों में बाढ़ इन बांधों के कारण भी आ रही है। ऐसे ही जो शहर नदियों के किनारों पर बसे हैं, उन्होंने तो नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में ही सघन आवासीय क्षेत्र निर्मित कर लिए। ऐसे में पानी तो आएगा ही। तमाम चुनौतियों के उलट अगर हम नदियों के कुदरती बहाव के रास्ते तैयार करने की कोशिश करें तो इसमें बाढ़ नियंत्रण की संभावनाएं दिखती हैं। यह भी अहम तथ्य है कि जिन इलाकों में हर वर्ष बाढ़ आया करती है, वहां जमीनों के दाम अधिक नहीं होते हैं और ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोग ही ऐसे जोखिम भरे इलाकों में आबाद होते हैं। ऐसे लोगों को अगर दूसरे स्थानों पर बसाया जाए तो उनके पास खुद को गरीबी के विषैले दुष्चक्र से आज़ाद होने का अवसर भी रहेगा। पैरा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि नदियाँ इस भूक्षेत्र का, इसकी पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग है। ऐसे में इंसानों को अपनी गतिविधियां प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा तय की गई सीमाओं के दायरे में रहकर ही संचालित करनी होगी। प्राचीन काल में जिस तरह मानवीय गतिविधियों को प्राकृतिक व्यवस्था के तालमेल से संचालित किया जाता था, उसी विचारों को हमें नए सिरे से अपनाने के बारे में सोचना होगा। पैरा। हम ईश्वर को क्यों याद करते हैं, उसके प्रति आकर्षण और विश्वास का कारण क्या है। हमें इन सवालों पर विचार मंथन करने की ज़रूरत है। कहीं ईश्वर को याद करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह तो नहीं कि हम उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करने की चाह रखते हैं। क्या हम अपनी तकलीफ़ों के समाधान के लिए, अपने लाभ के लिए ही ईश्वर को याद करते हैं? यदि ऐसी बात है तो हमारा विश्वास
छिछला रह जाता है। हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ईश्वर को याद करते हैं और अपना काम हो जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। ऐसी हालत में विश्वास के छिछले केंद्र बिंदु में ईश्वर नहीं होते, हमारी ज़रूरतें होती हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं, हमारी ज़रूरतों के बारे में ईश्वर से प्रार्थना उचित है, लेकिन ध्यान रहे ईश्वर तो हमें हमारी आशा से ज़्यादा देते हैं। इसलिए ईश्वर को केवल ज़रूरत के लिए याद न करें, उनके साथ प्रेम का संबंध बनाएं। सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, यह स्वतंत्र होता है। बदले में कोई चीज़ पाने के लिए प्रेम नहीं किया जाता। यह न केवल ईश्वर के मामले में बल्कि हमारे मानवीय और सामाजिक जीवन के संबंध में भी लागू होता है। हम अपने काम के लिए ही लोगों से रिश्ते न जोड़ें। लोगों का उपयोग अपने फायदे के लिए करना ठीक नहीं है। पैरा। प्रधानमंत्री ने कारगिल दिवस पर भारत जोड़ो अभियान का आह्वान किया था। इस आह्वान के दो अर्थ समझ में आते हैं। पहला, सबके बीच विश्वास पैदा करना, और दूसरा, देश में सबके साथ मिलजुल कर काम करना। हम अपने देश में विश्वास आधारित शासन स्थापित कर सकते हैं। इस सवाल का उत्तर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे में दिखाई देता है। इस विचारधारा को हर स्तर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैरा। देश में सामाजिक सद्भाव और संतुलन स्थापित करना सबसे ज़रूरी है, ताकि प्रत्येक नागरिक शांति से अपना जीवन यापन कर सके। एक सक्रिय उपभोक्ता की तरह वह अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। साथ ही डेटा और सांख्यिकीय प्रणाली को सटीक बनाना भी जरूरी है। चूँकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास राज्य की सूची से जुड़े विषय हैं, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को उदारतापूर्वक संसाधन को उपलब्ध कराए। सरकार को जीएसटी परिषद को एक राज्य वित्त मंत्री परिषद में परिवर्तित करना होगा। पैरा। जिसकी अध्यक्षता पुरानी वैट परिषद की तरह एक राज्य के वित्त मंत्री द्वारा की जाए। इस परिषद के क्षेत्राधिकार में जीएसटी से जुड़े व अन्य वित्तीय मामले होने चाहिए। वित्त आयोग को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक स्थायी निकाय में बदलना होगा, जो बजटीय आवंटन, जवाबदेही आदि को आधिकारिक रूप से संभाले। पैरा। हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। अभी के प्रशासनिक अधिकारी विकास की मानसिकता के साथ शासन करने में अक्षम हैं। इनमें से अधिकतर को जवाबदेही के विपरीत प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें से सिस्टम जवाबदेही की कमी रहती है। रंगे हाथों भ्रष्टाचार व दुर्भावना के मामलों को छोड़कर गलती करने वालों को शायद ही दंडित किया जाता है। भ्रष्टाचार अधिकारी प्रभावी जवाबदेही प्रणाली के अभाव में बहाल ही नहीं, पदोन्नत तक हो जाते हैं, जैसा कि हम संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। इस दृष्टिकोण को शासन प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए पीएमओ और सीएमओ में एक नीति समन्वय इकाई की ज़रूरत है। इसकी अध्यक्षता एक विख्यात विशेषज्ञ द्वारा होनी चाहिए, ताकि
नीति समन्वय में मदद मिल सके और निवेशकों की शिकायतों का समाधान हो सके। भ्रष्टाचार और गैर समावेशी तरीके से तैयार किए गए कानून हमारे व्यवसाय करने व जीवन यापन में प्रमुख बाधाएं हैं। स्वभावतः वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से तो मुक्त कर दिया, विराम